आप देख रहे हैं मिड के बाजार। राजेश सातपुते और राजेश तांबे हमारे साथ मौजूद हैं। अगले कॉलर है मिस्टर दानिश फ्रॉम मैसूर। नमस्कार दानिश जी, आपका सवाल पूछिए। सर मास्टर फार्मा 67 रुपीज में ले रहे हैं 1200 से 2 महीना रुक सकता हूँ। ओके, आप क्या जानना चाहेंगे इसके बारे में? सर प्राइस कब तक आएगा? श्योर, बिल्कुल। इनफैक्ट जी 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 मिस्टर तांबे, मार्क्सन्स फार्मा पर उनका सवाल है 1200 ऑड शेयर, जैसे उन्होंने बताया कि 57 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। फार्मा पैक एक लार्जर कंसर्न्स में था, बी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और बी इन टर्म्स ऑफ कंसर्न्स फ्रॉम यूएस एज वेल एज डोमेस्टिक कंसर्न्स तो है ही सेपरेटली उसके। बट मार्क्सन्स फार्मा, आपको क्या लगता है कि इट्स अ स्मॉल फार्मा कंपनी बट फंडामेंटली इनकी इन्वेस्टमेंट पे इनको बेटर रिटर्न्स कब तक देखने मिल सकते हैं? देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए यहाँ पे दानिश जी, फार्मास्यूटिकल बिजनेस इज़ अ गुड बिजनेस। इंडिया इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मार्केट। बट जब आप अमेरिका की, जैसे दारा साहब बात कर रहे थे, वहाँ पे जो उनका जो फेडरल ड्रग है वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। तो गेटिंग एंट्री इनटू द यूएस मार्केट इज़ वेरी डिफिकल्ट। गेटिंग एंट्री इनटू द स्विस मार्केट, पर्टिकुलरली नॉर्थ ऑफ यूरोप, और जब हम स्विट्जरलैंड और लंदन की बात करते हैं तो वो बड़ा डिफिकल्ट मार्केट है। ईस्ट यूरोपियन अगेन इज़ अ वेरी डिफरेंट मार्केट। तो यहाँ पे जो मॉडल होता है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशंस, और इसमें प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहाँ पे आपने एक ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से कमाई के जरिए से आपने किया है, तो उसको होल्ड करके रखिए। जैसी आपको अच्छी प्राइस मिल जाती है, यू हैव अ गुड क्वांटिटी, बुक योर प्रॉफिट्स एंड ब्रिंग द मनी होम बैक। ऑलराइट, प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह आपको दी जा रही है। और अगले दर्शक से बात करते हैं। इस वक्त ऑनलाइन पर कौशिक शाह हैं अहमदाबाद से। नमस्कार मिस्टर शाह, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास टीटागढ़ वैगन के 4000 शेयर है 102 के भाव पे। 102 के भाव पे, और मैं 6 महीना रुक सकता हूँ। 6 महीना रुक सकते हैं, ऑलरेडी प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं। तामिर जी, आपकी सलाह क्या होगी? ऑलरेडी प्रॉफिट्स उन्होंने कमाए हैं, लेकिन अगले 6 महीना और इसे देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए टीटागढ़ वैगन्स में? कौशिक शाह जी, टीटागढ़ वैगन्स में प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, फरवरी जब आता है तो हर आदमी वैगन्स में और रेलवे के इसमें सिर्फ जाता है। अरे दे आर नॉट द ओनली वंस इन फैक्ट हु आर मेकिंग वैगन्स। फ्रांस में भी उन्होंने कंपनी खरीदे है, ठीक है, दे आर केटरिंग टू दिस मार्केट, बट अल्टीमेटली हु इज द बायर? इंडिया में देयर इज ओनली वन सिंगल बायर एंड दैट इज इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल। और अब मेट्रो आए हैं, लेकिन मेट्रो के लिए बम्बार्डियर ने ऑलरेडी गुजरात में प्लांट लगाया है। कोरियन कंपनीज इंपोर्ट करती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि खाली सारे ऑर्डर्स इनको मिल जाएंगे। तो ये टीटागढ़ वैगन्स के ऊपर जो हर आदमी चढ़ने की कोशिश करता है, मेरे को ये नहीं समझ आता है कि क्या वैगन इंडस्ट्री में है क्या? वो 4 पहिए होते हैं और उसके ऊपर लोहे की फैब्रिकेशन होती है। तो पता नहीं आप लोग क्यों इससे कैरिड हो जाते हैं, टीटागढ़ वैगन्स, टीटागढ़ वैगन्स। श्योर, मूविंग ऑन। इनफैक्ट एक एसएमएस आया है मिस्टर अंबिका का मुंबई से। राजेश जी, उनका सवाल है अशोक लेलैंड पर 200 ऑड शेयर्स एट 108 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। अगर हम अशोक लेलैंड का परफॉर्मेंस देखें, इन लास्ट 3 मंथ्स इट हैज बीन ट्रेडिंग इन अ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ 86 एंड से मे बी 95 ऑड लेवल्स। बट मिस्टर तांबे, आपको क्या लगता है कि फंडामेंटली अशोक लेलैंड कितना गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ पर्सपेक्टिव दर्शाएगा और इनकी इन्वेस्टमेंट में इनको बेटर रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं? दारा साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इससे ही रिलेटेड पहला क्वेश्चन, जब मैं टीटागढ़ वैगन्स की बात करता हूं तो यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड कि लॉजिस्टिक फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस एज फार एज द ग्रोइंग इकोनॉमी इज कंसर्न। मारुति उद्योग जब अपनी गाड़ियां बनाती है तो इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, जहां पे आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए। तो लॉजिस्टिक्स में यहाँ पे जो 70,000 किलोमीटर्स की अप एंड डाउन हमारी जो रेलवे लाइन है, इट कैनॉट टेक द गुड्स टू नुक्स एंड कॉर्नर्स। तो यहाँ पे कंपटीशन में रोड ट्रांसपोर्ट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 2 ही लिस्टेड कंपनीज हैं, एक फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा विच इज टाटा मोटर्स एंड द सेकंड वन ऑफ कोर्स इज फ्रॉम द हाउस ऑफ हिंदुजाज विच इज अशोक लेलैंड। तो यहाँ पे दारा साहब, जो आपका सवाल है, यहाँ पे मैं समझता हूँ अशोक लेलैंड्स आर वेरी एग्रेसिव एज फार एज द प्रोडक्ट्स आर कंसर्न। हाइनो इंजन, उसके बाद फिर ईवीको को उन्होंने जो चेकोस्लोवाकियन कंपनी को उन्होंने जो टेक ओवर किया था, उसके बाद दे वर वेरी एग्रेसिव इन पुटिंग अप द प्लांट इन इसमें यहाँ पे हरिद्वार के पास। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स को देखते हुए मैं समझता हूं अशोक लेलैंड शुड डू वेल इन टाइम्स टू कम। तो कंटिन्यू टू होल्ड अशोक लेलैंड। ये आपका एक गोल्ड स्पॉट है, ये आपका एक, जिसे कहते हैं, गोल्ड माइन है आपके पास। जो शेयर्स आज अच्छा मूव के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसमें आयशा मोटर्स है, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, HDFC, भारतीय एयरटेल, HCL टेक, यानी कि IT और मटेरियल देखें ऑटो की तरफ से बाजार को सहारा मिल रहा है। HCL टेक के अलावा बॉश, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया में भी आधा से 1% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। ACC, भारत पेट्रोलियम, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स यानी BHEL, यहाँ पर भी अच्छा मूव आते हुए दिखा है। लेकिन हमारे साथ मिस्टर हेमंत कनौरिया है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्रेय इंफ्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो सबसे करंट मुद्दा है करेंसी बैन का, एक बहुत बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया, जिसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में दिक्कत जरूर होगी, एक बोल्ड कदम जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को फायदा होगा। आपका आउटलुक क्या है इसको लेकर? आप क्या मानते हैं, क्या कुछ ऐसे सेक्टर्स रह सकते हैं जिनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना होगा शॉर्ट टर्म में? ये देखिए, कंज्यूमर गुड्स वगैरह में तो डेफिनेटली एक डिमांड के लिए स्लो डाउन होगा, क्योंकि जो कैश में यहाँ पर सब लोग ख़रीदते थे, बेचते थे, जितना भी कुछ कंज्यूमर गुड्स में मेनली काम होता था बहुत ही बड़े रूप में कैश में होता था, तो उसमें थोड़ा इफ़ेक्ट होगा। बट ग्रेजुअली हमें लगता है कि एक अच्छा कदम है, क्योंकि समय लगेगा। अभी तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, तो सब लोग को लगता है कि कितना इसमें टाइम लगेगा, कैसे सॉर्ट आउट होगा। लेकिन हमें लगता है कि सरकार डेफिनेटली कोई उनका एक प्लान ऑफ एक्शन है कि इसको और किस तरह से उसको अनफोल्ड किया गया है लास्ट 7-8 दिन में। तो उसमें जिस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, तो हर रोज़ सरकार कदम लेकर उसको सॉर्ट आउट करने की चेष्टा कर रही है। तो हमें लगता है कि कुछ दिनों में ये, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिसंबर एंड तक ये पूरा जो एक कन्फ्यूजन लग रहा है सबको कि क्रिएट हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो जाएगा। और उसके बाद यदि करप्शन का जो मुद्दा है, करप्शन इससे कर्टेल होता है, तो बहुत ही अच्छा कदम है ये, क्योंकि करप्शन ही एक बहुत बड़ा मिलेज है देश के लिए। और गवर्नमेंट यदि उसके लिए जो भी स्टेप ले, तो हम लोग सब उसको स्वागत करते हैं। श्योर सर, जैसे आपने बताया कि आप इस स्टेप को स्वागत भी करते हैं, बट इनफैक्ट सर, हाउ मच इम्पैक्ट हैज कम ऑन द एनबीएफसी सेक्टर ड्यू टू दिस करेंसी बैन? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट द कंसर्न्स एज वेल गोइंग फॉरवर्ड इन दिस सेगमेंट। देखिए, अभी एनबीएफसी में तो इसमें इफ़ेक्ट ये हुआ है कि जो भी काफ़ी लोग जो हैं, और गांव वगैरह में जैसे कि हम लोग का रूरल में फाइनेंसिंग है, और फिर कॉन्ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, छोटे लोग को भी फाइनेंसिंग है, तो उनको तो इफ़ेक्ट हो ही जाता है, क्योंकि उनके काफ़ी कैश कलेक्शंस होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी कैश में ही पैसा देते हैं, वर्कर्स को कैश में पैसा देते हैं, तो पूरा ही एक कैश का सिस्टम है। तो वहाँ तो एक थोड़ा सा डेफिनेटली एक कन्फ्यूजन जैसा क्रिएट हुआ है। जो लोग नए एसेट्स वगैरह ले रहे थे, उसमें भी डिले होगा, क्योंकि उनके पास जो पैसा आता था तो वो भी अभी वो मार्जिन मनी में नहीं दे पाएंगे। तो और कैश जो एनबीएफसीज भी ले रहे हैं, उसमें भी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि हम एनबीएफसी कैश रिसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जिनका ईएमआई ड्यू है, तो वो भी बोल रहे हैं कि कैश दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो अभी थोड़ा तो ये वातावरण जो है, उसमें हमें लगता है तो थोड़ा समय लगेगा। तो जिस तरह से बैंक्स को गवर्नमेंट अलाउ किए कि भाई वो कैश ले सकते हैं, उसी तरह से यदि एनबीएफसी को भी अलाउ कर दे कि वो कैश में कलेक्शंस वगैरह कर सकते हैं और फिर वो जाकर बैंक में डिपॉजिट करें, तो ये एक अच्छा कदम होगा। क्योंकि जो एनबीएफसीज़ के एनपीएज़ वगैरह तब नहीं इंक्रीज़ करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में एक बार लगे कि एनबीएफसीज़ के एनपीएज़ इंक्रीज़ हो जाएं, क्योंकि क्लाइंट्स पैसा देना चाह रहे हों, लेकिन फिर भी वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी ये जो प्रॉब्लम के कारण से। सर, जैसे आपने कहा कि अगर एनबीएफसीज को भी अलाउ कर दिया जाए कि जो पेमेंट्स हैं वो कैश में अगर अलाउ होते हैं, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव कदम होगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखें, क्योंकि 50 दिन का समय सरकार ने दिया है, 30 दिसंबर तक पुरानी करेंसी एक्सचेंज की जा सकती है, और अभी भी हम देख रहे हैं लगातार अपडेट्स आ रही हैं कि बैंक्स में, एटीएम्स के बाहर लंबी क्यूज़ हैं। तो पूरा इवेंट जब ये ओवर होगा, ईएमआईज पर और लोन डिसबर्समेंट पर कितना हिट आप देख रहे हैं अगर क्लैरिफिकेशन कोई नहीं आता है और इसी तरह से प्रक्रिया पूरी चलती है? तो नहीं, देखिए, अभी इमीडिएटली तो एक इफ़ेक्ट हो ही रहा है, क्योंकि जो पैसा लेकर आ रहे हैं, जो क्लाइंट्स का ईएमआई ड्यू है, वो पैसा जो कैश में पहले देते थे, तो वो अब कैश में दे नहीं पाएंगे। तो इसके कारण से एक, और यदि जिनके पास कैश हो, जो बैंक से भी विड्रॉ कर देते, या जो एक पूरा सिस्टम है, क्योंकि बैंक के विड्रॉल्स में भी एक रिस्ट्रिक्शन आ गया है, तो एक बार तो 30 दिसंबर तक बोलना बहुत मुश्किल है, जब तक सब चीज़ सेटल नहीं हो, क्योंकि अभी थोड़ा एक डस्ट जैसा लग रहा है, तो वो सेटल करने में थोड़ा समय लगेगा। तो 30 दिसंबर के बाद ही सब बोल पाएंगे। लेकिन अभी हम लोग का यही रिक्वेस्ट एनबीएफसीज़ की तरफ से सरकार को है कि भाई आप अलाउ करिए कि हम लोग भी कैश में पैसा ले सकें, क्योंकि ये हम लोग लेकर तो बैंक में ही जमा करेंगे, तो इसी के कारण से ये इकोनॉमी में पैसा वापस आ जाएगी।
श्योर सर, जैसे इनफैक्ट मेरा अगला सवाल रहेगा रियल एस्टेट सेगमेंट के ऊपर सर. हाउ डू यू सी दिस सेगमेंट, कॉज यहाँ पे लार्जली मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये भी मानते हैं कि दिस कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर दिस सेगमेंट बिकॉज ऑफ द रेशियो विच इज गोइंग अराउंड. हाउ डू यू सी दिस? एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन इज, बहुत सारे सर्कल प्राइजेस दे हैव कम ऑन पार विद द मार्केट प्राइस एज वेल. सो हाउ डू यू सी दिस थिंग इन द रियल एस्टेट सेगमेंट गोइंग फॉरवर्ड सर? ये देखिए, रियल स्टेट में तो डेफिनेटली इफ़ेक्ट होगा, बिकॉज रियल स्टेट में ज़मीन जो लोग खरीदते थे उसमें अभी तक ये प्रचलन चला जा रहा था कि जिसमें कि लोग कुछ कैश में करते थे. जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह में भी जो ट्रांजैक्शंस होते थे उसमें भी कैश का कुछ एलिमेंट्स था, तो वो सब तो एक इफ़ेक्ट होगा. लेकिन हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में रियल स्टेट से यदि कैश निकल जाता है, सरकार का यही एक एफर्ट है, तो उसमें लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल रहेगा. शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, बट हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए शॉर्ट टर्म में कुछ पेन्स बेयर करने पड़ेंगे. जी बिल्कुल. इनफैक्ट सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो रिसेंटली अग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया पावर की तरफ से, उसके अगर कुछ की हाइलाइट्स आप बता सकें. इंडिया पावर से अभी हम लोग मीनाक्षी पावर एक 1000 मेगावाट की पावर प्लांट एनजी जो फ्रेंच कंपनी ओन करती थी उससे हम लोग लिए हैं, और अभी हमारे पास उनका कंट्रोल भी कंपनी का आ गया है. और वो 1000 मेगावाट का पावर प्लांट कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में है. 300 उसमें ऑलरेडी ऑपरेशनल है और 700 इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पर है. उसमें 80% इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट ईयर जून तक हम लोग प्लान कर रहे हैं, जून सितंबर के बीच में वो 700 मेगावाट भी चालू कर देंगे. तो इंडिया पावर का ये एक एक्विजिशन रहा है. और भी इंडिया पावर देख रही है कि कहाँ पर भी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हों एक्विजिशंस के लिए पावर प्लांट्स में, उसमें हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि जनरली इंडिया पावर में लो लेवरेज लेवल है. यूजुअली पावर कंपनीज में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके लेवरेजिंग काफ़ी हाई है. इसमें हमारे लो लेवरेज होने के कारण से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भी एक्विजिशंस वगैरह करने के लिए, लेकिन हम लोग इंटेलिजेंटली उसको एवैल्यूएट करेंगे. जहाँ पर इट मेक्स कॉमन सेंस वहीं पर हम लोग, लॉजिकल सेंस वहीं पर हम लोग एक्विजिशन करेंगे. बिकॉज इंडिया पावर लिस्टेड कंपनी है, तो हमें ये नज़र में रखना पड़ेगा कि शेयर होल्डर वैल्यू का एनहांसमेंट कैसे हो रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग एक्विजिशंस वगैरह करेंगे. सर, मेरा आखिरी सवाल होगा, जो एसेट्स हैं कंपनी के पास, खासतौर पर जो नए एसेट्स हैं, नियर फ्यूचर में क्या इन्हें मोनेटाइज करने के कोई प्लान्स हैं कंपनी के? नहीं, देखिए, इंडिया पावर में तो अभी हमारा जो प्लान है कि एक इंटीग्रेटेड यूटिलिटी है, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज़ को हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं और जनरेशन में भी एक्विजिशन के थ्रू ग्रो करेंगे. ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स अभी जनरेशन में लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ज़मीन लेना, फिर सब जितने क्लियरेंस वगैरह लेकर एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को स्टार्ट से फिनिश करने में अभी कम से कम 7 से 8 साल लग जाएगा. तो इंडिया पावर का अभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में जाए. एक ही ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट 450 मेगावाट का हमारा हल्दिया में पावर प्लांट आ रहा है, तो वो भी दिसंबर में चालू हो जाएगा फर्स्ट यूनिट. और अभी कोई ग्रीन फील्ड में हमारी कोई स्ट्रैटेजीज नहीं है. ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट सर, कीमती समय देने के लिए, और न सिर्फ इस नए एग्रीमेंट पर बातचीत करने के लिए, पर ओवरऑल करेंसी बैन को लेकर भी जो आपका व्यू है उसे शेयर करने के लिए. फिलहाल एक बार नज़र डाल लेते हैं नंदन डेनिम पर. नंबर्स भी आए थे कंपनी के, और इस क्वार्टर में पैट में लगभग 5% की बढ़त रही है. पैट 15.6 करोड़ से बढ़कर 16.3 करोड़ रुपए रहा है. वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो वहां पर 3% तक की बढ़त देखने को मिली है. कंपनी ने क्वार्टर 2 में 294 करोड़ के मुकाबले 302 करोड़ की बिक्री इस क्वार्टर में पोस्ट की है. और हमारे साथ नंबर्स पर बात करने के लिए मिस्टर दीपक चिरपाल जी मौजूद हैं, CEO नंदन डेनिम. सर, वेलकम टू द शो. फर्स्टली तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि पैट एज वेल एज सेल्स नंबर्स पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, लेकिन एबिटा फ्रंट पे और एबिटा मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिली है. इसके पीछे क्या कारण रहे? So company as far as Q2 is concerned, it has been a very stable quarter as compared to the last quarter or last year on year if we talk about. The company has clocked about the same volume, and turnover top line has been about 2 to 3% rise. So I would not say that there has been too much of top line growth. Whatever growth has happened because of operational efficiencies improvement, and there has not been any major capacity addition also during this quarter. So that's why the top line is not improved. However, I must say that
as far as the profit is concerned, the profits have gone up little bit. The last Q2 quarter last year was profit was about 15.6 crores, which has gone up by about 4.5% to about 16.3 crores. So net profit has gone up, and as far as sales is concerned, it has gone up by about 2 to 3%. So this is about the Q2. And as far as the expansion plans of company is concerned, company has undergone a 600 crore expansion, which is just getting commissioned, and trial runs are already started. So I expect by December end the entire operation, the capacity to become operational. So post expansion, I am happy to announce that Nandan would become the largest producer of denim in India. Sure, sir. Sir, जैसे आपने expansion plans के बारे में highlight, but what are the key highlights of the Q2? If you can just take us through, from us. As far as the EBITDA margins are concerned, because this year has been a very spike rise in the cotton prices, so that is the reason why I would say that it has taken raw material consumption has also gone up, which has taken impact on the profitability of the company. However, company had taken some measures to arrest the raw material price rises, so company has not been so adversely impacted. And as far as the net profit is concerned, company could manage to show a good performance. But as far as the EBITDA is concerned, I do agree. Earlier our EBITDA was about 50 crores plus. This year, this time it has been about 49 crores. So company has taken about 1.3 crores of hit in the EBITDA. So overall about 2% it has gone down. देने के लिए और साथ ही नंबर्स पर बातचीत करने के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर। आज के सेशन में थोड़ा प्रेशर जरूर दिख रहा है। नंदन डेनिम ऑलमोस्ट डे लो पर लगभग 0.1% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं एमसीएक्स के आईपीओ पर। एमसीएक्स आईपीओ पर सीबीआई की नजर है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने सेबी से एमसीएक्स आईपीओ के डाइवेस्टमेंट पर सवाल उठाए हैं। सेबी से अलेक्जेंड्रा मॉरिशस के डाइवेस्टमेंट का स्टेटस भी पूछा है और इस पर पूरी अपडेट दे रहे हैं तरुण, ये पूरा मामला क्या है और एग्जैक्टली सेबी ने क्या जवाब मांगा है? मुझे बताना चाहूँगा कि सीबीआई ने सेबी को लेटर लिखा है और उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगा है जो अलेक्जेंड्रा मॉरिशस फंड था एमसीएक्स में, जिन्होंने 2012 में कुछ अपना हिस्सा बेचा आईपीओ के टाइम पे और उसके बाद कुछ हिस्सा सेकेंडरी मार्केट में बेचा। लेकिन जब ये आईपीओ आया था, एक्चुअली ये आईपीओ की जगह एफपीओ था, इस वजह से आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत थी, आरबीआई और एफआईपीबी की। और लेकिन आरबीआई ने अप्रूवल दिया था अलेक्जेंड्रा मॉरिशस फंड को डाइवर्स करने का, लेकिन उस एक शर्त रखी थी कि आपको बाद में एफआईपीबी अप्रूवल लेना होगा। लेकिन आज 4 साल बाद भी एफआईपीबी अप्रूवल नहीं मिल पाया और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ये अलेक्जेंड्रा मॉरिशस फंड था, इसका अभी तक एफआईपीबी को ट्रेस नहीं कर पाई है कि सोर्स ऑफ फंड क्या था, इस वजह से इसको एफआईपीबी अप्रूवल नहीं दिया गया है। लेकिन ये एफआईपीबी अप्रूवल नहीं मिलने के बावजूद भी एमसीएक्स से अलेक्जेंड्रा मॉरिशस ने अपने बाकी का जो स्टेक है वो भी बेच दिया, जिसे एमसीएक्स इजीली सीज कर सकता था। इस वजह से सीबीआई की रडार पर एमसीएक्स और एमसीएक्स के आईपीओ के उस समय के जो मर्चेंट बैंकर्स थे, एडलवाइस, सिटी बैंक और मॉर्गन स्टैनली, ये सभी उनकी रडार पर आ गए हैं और सेबी ने इस चीज के लिए एमसीएक्स से जवाब तलब भी किया है। ऑलराइट, एमसीएक्स ऑलमोस्ट आज 6% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है दिन के उच्चतम स्तरों पर। अगले कॉलर मिस्टर अंजू फ्रॉम गाजियाबाद। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास 600 शेयर्स एसबीआई के हैं 216 के रेट पे। ओके, ऑलराइट, बिल्कुल। आप क्या जानना चाहेंगे इसके बारे में? सर मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती हूँ, अगर 1 ईयर के लिए कैसा रहेगा? श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। तांबे जी, जस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 216 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। शी इज सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट। डिमोनेटाइजेशन के बाद में द ओनली बैंक दैट इज सीम्स टू बी स्माइलिंग इज एसबीआई, कॉज लार्जली 1 ट्रिलियन ऑड का इन्फ्लोज देखने मिला है इन टर्म्स ऑफ 500 एंड सिंस द टाइम द विड्रॉल हैज बीन अनाउंस्ड। आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड एंड अरुंधति भट्टाचार्य मैम ने ये भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि रेट्स विल कम डाउन एज वेल, इस सेक्टर पर आपकी क्या राय? देखिए दारा साहब, अंजू जी को तो एक ही चीज़ मैं बताऊंगा, गाजियाबाद में इसको होल्ड करके रखिए। ये भी आप बेस्ट बैंक में बैठी हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम की बैंक है, वेल कैपिटलाइज्ड बैंक है
और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स विद नेटवर्क विद अ कंप्लीट प्रोडक्ट मिक्स, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं उनके पास नहीं है। नेशनल फैक्टरिंग भी करते हैं, इंटरनेशनल फैक्टरिंग भी करते हैं। ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नॉट आई एम श्योर इनटू फैक्टरिंग। तो ये सारे प्रोडक्ट्स उनके पास है। और जैसे दारा साहब ने बोला कि रेट्स, मैं समझता हूँ रेट्स, दारा साहब को भी मैं कहता हूँ भाई घर की गृहिणियों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो देयर इज अ इंटरेस्ट टू जीडीपी सेविंग्स जो रेशो है वो नीचे नहीं आना चाहिए, फिर गृहिणियों को सारा वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को बनने के लिए हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स बरकरार रहनी चाहिए, तो गृहिणियों को वो इंसेंटिव देना चाहिए। यहाँ से मैं समझता हूँ इंटरेस्ट रेट्स और नीचे नहीं जाने चाहिए, नहीं तो फिर इंसेंटिव गृहिणियों का खत्म हो जाता है। मैं तो हिंदुस्तान की गृहिणियों के साथ हूँ, मोदी जी भी गृहिणियों के साथ ही हैं। इस बीच कुछ फ्लैशेस आ रहे हैं, सरकार ने कुछ स्टेटमेंट्स जारी किए हैं कि जो 500 के नोट की छपाई है उसको बढ़ा दिया गया है और अगले एक हफ्ते के अंदर लगभग 50% एटीएम्स पर नए नोट मिलने लगेंगे। यानी कि जो दिक्कत लोग फेस कर रहे हैं उसे सॉल्व करने के लिए रोज सरकार कुछ ना कुछ नया कदम उठा रही है, इनिशिएटिव ले रही है। इससे पहले इंक का इनिशिएटिव कल सरकार ने लिया और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी और आज उसको लेकर ड्राफ्ट भी जारी हुआ है, यानी कि जो गाइडलाइंस है वो जारी हुई हैं। तो अगले एक हफ्ते में कुछ राहत जरूर मिलेगी कॉमन मैन को और एटीएम से नोट मिलने शुरू हो जाएंगे। लगभग 50% एटीएम्स ऐसे रहेंगे। कुछ दर्शक भी हैं जो सवाल पूछना चाह रहे हैं। इस वक्त फोन लाइन पर दिव्येश हैं गुरुग्राम से। गुड आफ्टरनून दिव्येश, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? दिव्येश पूछिए अपना सवाल। फोन शायद डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन इन्होंने अपना सवाल एसएमएस पर भी शेयर किया है। इनके पास टोटल क्वांटिटी है एचसीसी की 600 जो कि 40.40 पर ली हुई है। सतपुते जी, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूँगी। एचसीसी पर फिलहाल क्या राय है आपकी? इनकी जो बाइंग है दैट इज़ अराउंड 40 रुपीज़ 40 पैसा और आज के सेशन में भले ही मजबूती है लेकिन इनको काफ़ी लॉस हो रहा है, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि एचसीसी में एक जो करेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 28 तक जा सकता है, लेकिन मेरा कहना यही है कि फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, क्योंकि एज पर द लॉन्ग टर्म चार्ट इज कंसर्न, चार्ट में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। दिस इज अ रनिंग करेक्शन ऑफ द ट्रेंड। मेरा पर्टिकुलरली यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो रफली रहेगा 50 का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के लिए। सो ही कैन होल्ड द लॉन्ग और मे बी ही कैन एक्यूमुलेट एट लोअर लेवल्स। Sure, hold on to your investments in HCC ऐसा राजेश सातपुते की राय है टेक्निकल पर्सपेक्टिव में। मूविंग ऑन, अगले कॉलर का मैसेज आया मिस्टर पंकज फ्रॉम ग्वालियर। मिस्टर तांबे, उनका सवाल है प्रीकॉल पर 300 ऑड शेयर्स एट 126 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। फंडामेंटली आपको क्या लगता है कि प्रीकॉल कितनी बेटर स्टोरी है और यहाँ से लेकर ऑटो एंसिलरी स्पेस में गोइंग फॉरवर्ड कितना बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है प्रीकॉल के लिए? दारा साहब, आपने आज मेरे मन के तारों को छेड़ लिया। यहाँ पे मैं कहूँगा प्रीकॉल इज़ नॉट अ बैड कंपनी, इट्स वन ऑफ द एंसिलरी यूनिट्स एज फार एज द ऑटो सेक्टर इज कंसर्न। लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं ये कहूँगा आनंद ग्रुप की कंपनी जिनकी प्यूरिलेटर अनलिस्टेड कंपनी है एंड गेब्रियल, देन इसमें मैं कहूँगा माई फर्स्ट चॉइस वुड बी गेब्रियल। जी, आपको राय दी जा चुकी है। प्रीकॉल पर फिलहाल 4% की कमजोरी इंट्राडे में देखने को मिल रही है, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव रहता है। लेकिन ऐसे में अगर आपके पास हुनर है और अगर आप बनना चाहते हैं सेंसेक्स सुल्तान, इसलिए सीजन 4 लेकर हम आए हैं जिसका ट्रेडिंग राउंड शुरू हो चुका है। देश भर में खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला होगा, सैकड़ों खिलाड़ी मुकाबला लड़ेंगे और जो विजेता होगा उसे लग्जरी कार भी मिलेगी। तो शेयर बाजार का सबसे बड़ा रियलिटी शो है और इस बार सीजन 4 की शुरुआत हो चुकी है। मेरे सहयोगी सिल्की मौजूद भी हैं। सिल्की, इनफैक्ट हर सीजन एक दूसरे से जुदा होता है, हर बार एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, ज्यूरी डिफरेंट होती है। इस बार के सीजन 4 में क्या खास है? ये जो पूरा शो है ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भरा शो होता है, जिसमें जो जूरीज होती हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेशन देती हैं, काफ़ी नॉलेज देती हैं, ताकि लोग ट्रेडिंग करने वाले लोगों को अच्छी ट्रेडिंग कैसे की जाए इसकी जानकारी दी जाती है। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ये पहला रियलिटी शो है जो जी बिजनेस की तरफ से शुरू किया गया है। ये चौथा सीज़न है और उम्मीद करते हैं कि आप पिछले सीजन्स की तरह ही इस सीज़न को भी काफ़ी पसंद करेंगे। जी, तो इस बार भी काफ़ी एक्साइटमेंट है और जूरी भी तैयार है। तो अभी ट्रेडिंग राउंड की शुरुआत हो चुकी है, सभी शहरों में ट्रेडिंग राउंड होगा और उसके बाद फाइनल राउंड, जिसके बाद लग्जरी कार विजेता को मिलेगी। देखना होगा कि इस बार का विजेता कौन होता है। कड़ी टक्कर रहने वाली है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। असल की केवल 2 दिन बचे हैं ट्रेडिंग राउंड खत्म होने में और ऑलरेडी राउंड की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के जितने भी खिलाड़ी हैं जो पहले राउंड में जीते थे वो अब सेकंड राउंड में पहुंचे हैं। तो सुपर लग्जरी कार जीतने का सुनहरा मौका उन्हें मिल रहा है।